देखिए, कहावत है नॉलेज इज पावर, लेकिन ये कहावत सबसे ज्यादा फिट होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, जो सिर्फ अपनी नॉलेज और इनपुट के दम पे लाखों लोगों की जान बचाते हैं। अपने देश के लिए एक दुश्मन देश में जाके अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, और वो भी बिना कोई क्रेडिट लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आरएनएडब्ल्यू के बारे में हमने मूवीज तो बहुत देखी है, लेकिन आरएनएडब्ल्यू ऑपरेट कैसे करती है, ऑपरेशन के लिए रेडी कैसे किया जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितनी होती है और उससे नुकसान क्या क्या झेलना पड़ता है इनके ऑफिसर्स को, रिस्क कितना होता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। आप कहोगे कि ये तो सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मैं इस पे कैसे वीडियो बना रहा हूं? तो देखिए, इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही चीज ऐड की है जो हमारे फॉर्मर आरएनएडब्ल्यू के जो ऑफिसर्स थे, जिन्होंने रिटायरमेंट की बात बताई है। और सिर्फ किसी एक ऑफिसर की बात या बुक या आर्टिकल पढ़ के मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैंने मल्टीपल बुक्स, रिसर्च पेपर और आर्टिकल पढ़े हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मल्टीपल फॉर्मर ऑफिसर्स जो थे उनमें कॉमन थी, सिर्फ वही इस वीडियो में ऐड की है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर ये चीजें जब आपको पता चलेंगी तो आप सरप्राइज होंगे। देखिए, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी आरएनएडब्ल्यू है, वो बनी तो ईयर 1968 में थी, लेकिन उससे पहले कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन थे जिनके लिंक आरएनएडब्ल्यू के डेवलपमेंट से जुड़े हैं। तो देखिए, हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जबलपुर के जंगलों में कुछ डकैत थे जो अटैक और लूट करके जंगलों में गायब हो जाते थे। तो इससे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक डिपार्टमेंट बनाया और उसका नाम था ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट। और यही वो डिपार्टमेंट था जो आगे चल के आरएनएडब्ल्यू की नींव रखता है। उस टाइम पे जो ठगी एंड डकैती वाला डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये उस एरिया में इनपुट और इंटेलिजेंस इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाता था, और कुछ अपने ऑफिस के लोग भी ये लोग डकैतों के साथ मिला देते थे। और ऐसा करके बहुत ही कम टाइम में इस डिपार्टमेंट ने इस पूरे एरिया से डकैतों को खत्म कर दिया। एक्चुअल में इस डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसे होती थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। और यही वो टाइम था जब अंग्रेजों को इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई। तो उस टाइम पे एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटी करने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनसे निपटने के लिए भी एक ऐसी ही एजेंसी, जिसका नाम सेंट्रल स्पेशल ब्रांच सीएसबी था, उसको बनाया गया। और ये जो ठगी डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स और मैन पावर थी, उसको इसी सेंट्रल स्पेशल ब्रांच सीएसबी में ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर आगे चल के इसमें क्राइम से रिलेटेड केसेस भी ऐड कर दिए गए, और ईयर 1904 में इसका नाम सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सीसीआईडी हो गया था। और फिर इसके 2 साल बाद ही इसका नाम आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ जब इनको इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही थी, तो इन्होंने अलग से एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी डिपार्टमेंट बनाया था। अब इसके बाद देश आजाद होता है और अंग्रेज जब इंडिया से जाते हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट की तरह आईबी डिपार्टमेंट जो था उसका भी ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन आईबी के केस में अंग्रेजों ने सारे इन्फॉर्मर्स और एजेंट्स की जो डिटेल्स थी और जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ को साथ में ले गए। और आईबी जो था उसको इंडिया को दे दिया, और एमआई जो था वो पाकिस्तान को दे दिया। अब अंग्रेजों के जाने के बाद आईबी जो थी उसमें ट्रेंड स्टाफ जो था उसकी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन संजीवी पिल्लाई जो थे वो पहले हेड बने थे आईबी के, तो उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के मॉडल पे जैसे तैसे करके आईबी को चलाया। और अंग्रेजों के टाइम पे आईबी जो थी वो कंट्री की बाउंड्री के अंदर की चीजों पे काम करती थी। लेकिन ईयर 1951 में हिम्मत सिंह कमेटी रिकमेंडेशन पे आईबी को इंडिया की बाउंड्री के अंदर और बाहर दोनों जगह के टास्क करने का काम दिया गया। लेकिन इसके बाद आने वाले कुछ सालों में बैक टू बैक ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आईबी, जो पहले इंडिया की बाउंड्री के बाहर तक भी टास्क करती थी, उसको इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और आरएनएडब्ल्यू को बनाना पड़ा। एक्चुअली होता क्या है कि ईयर 1954 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया था, जिसमें इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था वो चाइना ने अपनी बाउंड्री के अंदर दिखा दिया था। पहले तो इस पे ये बोला कि ये एरर है, लेकिन एक्चुअल में चाइना इस एरिया को अपने अंडर लेना चाहता था। तो इसके बाद आने वाले कुछ सालों तक चाइना वेट करता है, लेकिन इसके बाद 28 अक्टूबर 1962 को इंडिया में घुस के कब्जा करना स्टार्ट कर देता है, और इंडिया ये वॉर हार जाता है। और आईबी जो था इस पूरी वॉर में चाइना की किसी भी मूवमेंट को नहीं पकड़ पाता है। इंडिया ने इस वॉर में अपनी एयरफोर्स का यूज नहीं किया था, क्योंकि इंडिया को लगता था कि अगर वो एयरफोर्स का यूज करेंगे तो उधर से चाइना भी यूज करेगा, तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन एक्चुअल में चाइना जहां से वॉर लड़ रहा था, वहां उसका कोई बड़ा एयरबेस या एयरक्राफ्ट का अरेंजमेंट नहीं था। इस इंफॉर्मेशन को भी आईबी पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से नुकसान होता है। इस वॉर के बाद आईबी को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजीज वगैरह ऐड की गई, एविएशन रिसर्च सेंटर वगैरह बनाए गए, सारा फोकस चाइना के बॉर्डर पे रखा गया। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1965, और ये ईयर आते आते दोबारा से आईबी फेल हो जाती है। इस साल पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता है। सरकार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा डरने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों
सकता है और आईबी को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता चलता है। अब बाकी देशों की एजेंसी जो थी उनके कंपैरेटिवली आईबी जो था वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर आईबी इंटेल पहले से ही पता करके रखेगा तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, कई बार वॉर की सिचुएशन को रोका भी जा सकता है। तो इतने कम टाइम में जब दो वॉर हुई और आईबी पकड़ नहीं पाया तो ये बातें स्टार्ट हो गई थी कि आईबी को स्ट्रॉन्ग करना होगा या इसका कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी पीएम बनती है और पीएम बनते ही ये सबसे पहला काम करती है कि एक्सपीरियंस और फेमस ऑफिसर थे आर.एन. काओ, इनको बुलाती है। और आर.एन. काओ जो थे वो नेहरू फैमिली से पुराने भी रिश्ते रहे हैं उनके। आर.एन. काओ और इंदिरा गांधी जी की जो मदर थी वो चाइल्डहुड फ्रेंड थी और इससे पहले भी आर.एन. काओ ने जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी सिक्योरिटी संभाली थी। तो इंदिरा गांधी को इन पे ज्यादा ट्रस्ट था। इंदिरा गांधी आर.एन. काओ से एक मीटिंग करती है और उसमें कहती है कि हमें आईबी से हट के एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी होगी जो बहुत ही एडवांस हो और उसका पूरा फोकस इंडिया की बाउंड्री के बाहर पे हो, ताकि ये जो वॉर हो रही है इसमें हमें एडवांटेज रहे। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद आर.एन. काओ 2 महीने का टाइम लेते हैं और सारी स्टडी वगैरह करके एक नई एजेंसी बनाने का ब्लूप्रिंट सबमिट करते हैं। आर.एन. काओ का ये जो ब्लूप्रिंट था इसको इंदिरा गांधी एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये एज इट इज इंप्लीमेंट होता है, बस इसमें एक चीज इंदिरा गांधी इसमें ऐड करती हैं कि ये नई एजेंसी जो है जो भी बनेगी है उसका जो हेड होगा वो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करेगा। और उसी टाइम पे वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी डीएस जोशी भी बैठे थे जिन्होंने इस एजेंसी का नाम सजेस्ट किया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNAW। इसके बाद 21 सितंबर 1968 को RNAW बना दी जाती है। उस टाइम पे इसका बजट $20 मिलियन का था और इसका ऑफिस साउथ दिल्ली में रखा गया था। आज भी लोधी रोड न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। और आईबी जो थी वो RNAW बनने के बाद उसको इंडिया की बाउंड्री के अंदर की चीजें संभालने का टास्क दिया गया। अब आईबी जो थी वो इंडिया के बाहर के जो ऑपरेशन थे उनको नहीं कर सकती थी। RNAW जब बनाई गई थी तो आर.एन. काओ ने ये चीज मैंडेटरी कर दी थी कि कोई भी RNAW का जो स्पाई होगा जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर के ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा तो उसका नाम आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी रिपोर्ट पे या फिर पेपर के टुकड़े तक पे भी नहीं लिख सकते हो। आपको नाम याद रखना होगा। किसी भी डिपार्टमेंट के बाहर कोई ऑफिसर के नेम प्लेट नहीं होते थे और RNAW में कोई डेजिग्नेशन नहीं होती थी। जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे उनको सेक्रेटरी बोला जाता था और जो जूनियर ऑफिसर्स होते थे उनको अंडर सेक्रेटरी बोला जाता था। बस यही 2 डेजिग्नेशन होती थी। अब ये सब सेटअप करने के बाद RNAW का जो नेक्स्ट टास्क था वो अपने स्पाइस को ट्रेन करके इंडिया के बॉर्डर के बाहर प्लांट करना ताकि इंफॉर्मेशन आ सके। और ये जो टास्क था ये फॉरेन सेक्रेटरी टी.एन. कॉल को दिया गया था। इन्होंने क्या किया, इंडिया के बाहर जो एम्बेसीज थी वहां पे फेक जॉब रिक्वायरमेंट क्रिएट की और फिर इन जॉब्स को भरने के बहाने RNAW के जो स्पाइस थे उनकी आइडेंटिटी चेंज करके उनको अलग अलग देशों में भेजा गया। RNAW के जितने भी एजेंट्स थे ये दूसरे देशों में जाके वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रेस करके मॉर्स कोड के थ्रू इंडिया में इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। ये कोड ऐसे दिखते थे। ये जितने भी स्पाइस थे इनको बाहर सेटअप करने के बाद RNAW ने इंडिया के बॉर्डर पे मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए और SIGINT सिग्नल इंटेलिजेंस के थ्रू बॉर्डर से ही कम्युनिकेशन ट्रेस करना स्टार्ट किया जो भी उनकी रेंज में आता था। अब जब ये RNAW की एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो उसके कुछ ही महीनों में आईबी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो थी इनकी इंपॉर्टेंस कम हुई और सारा फोकस जो था वो RNAW पे ज्यादा जा रहा था। उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। इनफैक्ट आईबी के जो डायरेक्टर थे SP वर्मा और MML हुजा जो थे वो तो RNAW के बनने के टाइम पे ही क्वेश्चन कर दिया था कि ये सही नहीं है और इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से RNAW की वर्किंग में बहुत दिक्कत आने लगी। आईबी के जो MML हुजा थे उन्होंने फॉरेन डेस्क के जो ऑफिसर्स थे आईबी में जैसे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, फॉरेंसिक, क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट, उनका RNAW में ट्रांसफर करने से मना कर दिया। और आईबी की जो फॉरेन इंटेल की जो पुरानी फाइल्स थी वो भी RNAW को नहीं दी गई। पुराने जो अच्छे एजेंट थे जो आईबी के लिए अच्छा काम कर रहे थे उनकी डिटेल्स भी RNAW के साथ शेयर नहीं की गई। इसके साथ साथ RNAW को फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस जो होता था और भी बाकी जो खर्चे होते थे उसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ता था। तो इसमें भी प्रोसेस बहुत डिले होता था। इनमें भी दिक्कत आती थी इनको। और फिर जब कई महीनों तक ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंदिरा गांधी जी इसमें घुसती हैं और RNAW के हेड को कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाता है। अब इससे होता यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हायरिंग, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस ये सब RNAW के हाथ में आ गया था और तब जाके सिचुएशन कंट्रोल में आती है। RNAW की रिक्रूटमेंट के टाइम पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करवाना होता था जहां पे उनको साइन करना होता था कि वो और उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर RSS और कम्युनिस्ट से एसोसिएटेड नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने, RSS के LK अडवाणी होम मिनिस्टर बने, लेकिन ये फॉर्म चेंज नहीं किया गया। मतलब कि एक RSS का आदमी होम मिनिस्टर बन सकता है लेकिन उसको RNAW में जॉब नहीं मिल सकती। तो देखिए इसके बाद RNAW सारी चीजें सेटअप करने के बाद करीब 9 महीने बाद अपने पहले एजेंट को पाकिस्तान में घुसाने का प्लान बनाती है। एजेंट का जो रियल नाम था वो तो आज की डेट तक नहीं पता चला, लेकिन RNAW के जो ऑफिसर थे वो इनको कश्मीर बेदी बुलाते थे। कश्मीर बेदी की जो हायरिंग थी वो RNAW ने पंजाब से की थी और हायरिंग कराने के बाद एक डिटेल्ड BGC करवाया गया और कई महीनों तक स्पाइंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग करवाई गई। कश्मीर बेदी को इस टास्क के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि कश्मीर बेदी को इस्लामिक ट्रेडिशन और पंजाबी और उर्दू जो लैंग्वेज थी वो पहले से ही आती थी और ये सारी चीजें की इसलिए जा रही थी क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे के
KN राव जो थे वो पड़ोसी देश जो थे वहां की इंफॉर्मेशन ट्रेस करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एयरक्राफ्ट पे कैमरा लगा के जो पाकिस्तान की साइड वाला एरिया था उसकी फोटोग्राफ्स निकालते थे और फिर ये फोटोग्राफ जो होती थी वो फोटो इंटरसेप्शन डिपार्टमेंट में जाती थी और फिर उस इमेज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन ये जो पूरी चीज चल रही थी इसमें दिक्कत ये थी कि जो कैमरे थे उनकी जो रेंज थी वो खाली 70 किलोमीटर तक की थी और जो फोटोग्राफ्स भी आती थी वो उतनी क्लियर नहीं आती थी जिसको समझने में बहुत दिक्कत आती थी। तो इस चीज से निपटने के लिए ये डिसाइड हुआ कि अगर हमारा कोई एजेंट उस एरिया में चले जाए और टाइम टू टाइम अगर फोटोग्राफ्स देता रहेगा तो उससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या चल रहा है। और इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कश्मीर बेदी थे उनको सेलेक्ट किया गया था। अब इसके बाद कश्मीर बेदी का नाम बदल के मोहम्मद इब्राहिम कर दिया जाता है और फिर इनको 2 पाकिस्तानी सिटीजन्स की मदद के थ्रू इनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। ये जो पूरा ऑपरेशन था इसको RN काउ दिल्ली से चला रहे थे और जब कश्मीर बेदी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो प्लान के हिसाब से वो वहां की सारी इंफॉर्मेशन रेडियो सिग्नल के थ्रू अमृतसर में एक घर था वहां भेजते थे और फिर वहां से एक आदमी एक सिक्योर टेलीफोन लाइन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दिल्ली में एक घर था वहां भेजता था। फिर इसके बाद एक मैसेंजर बाइक पे आता था और उस एरिया के पब्लिक टेलीफोन का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और RN काउ तक पहुंचाता था और फिर इसी के बेसिस पे सारी प्लानिंग होती थी। तो फिर कई महीनों तक ये चीज चलती है लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी फोटो आती है जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। उस फोटोग्राफ को देख के ये पता चलता है कि पाकिस्तान के एक एयरबेस पे कुछ नए अमेरिकन मेड्स APCs को एक कार्गो प्लेन से अनलोड किया जा रहा है। इस प्लेन से गोला बारूद और कुछ आदमी निकल रहे थे। इसमें 6 F-104 फाइटर प्लेन, 7 B-57 बॉम्बर्स और 300 कैरियर्स थे जो अनलोड हो रहे थे। अब ये इंफॉर्मेशन जब ऊपर पहुंचती है तो ये चीज पता चल जाती है कि यूएस अपने आर्म्स एम्बार्गो को तोड़ के पाकिस्तान को सीक्रेटली वेपन सप्लाई कर रहा है जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। और यही वो टाइम था जब इंडिया को समझ में आ गया था कि आगे पाकिस्तान कुछ बड़े स्टेप ले सकता है। तो इंडिया ने अपना फोकस और इन्वॉल्वमेंट ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश जो है उस पे कर दिया और इस वेपन सप्लाई को लेके भी बैक चैनल से यूएस से डिस्कशन स्टार्ट किया। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और ईयर 1970 आते आते RNAW के जो एजेंट्स थे वो लंदन में उन्होंने ठीक ठाक नेटवर्क अपना बना लिया था। तो इन्हीं इंडियन एजेंट्स में से एक एजेंट ऐसा था जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स थे उनको फॉलो करता था, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करता था कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले पाकिस्तान अपने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलिट्री एक्शन प्लान करने वाला है। ये इंफॉर्मेशन पहुंचते ही एनालाइज किया गया कि इस एक्शन से इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा है, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में इनको और ज्यादा इंटरवीन करना होगा यानी कि दखल देना होगा। और फिर इसकी तैयारी इंडिया बहुत ही तेजी से शुरू कर देता है। RN काउ इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, जो उस बॉर्डर पे टेक्निकल चेक पोस्ट बनाए गए थे, उनके नंबर्स बढ़ा देते हैं और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के हर कम्युनिकेशन को ट्रेस करते हैं, हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं। सिचुएशन ये हो गई थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन आने तक RNAW के पास हर डिटेल्स थी कि इलेक्शन के अंदर किसकी जीतने की ज्यादा चांसेस हैं, मिलिट्री एक्शन होगा तो कौन कौन इन्वॉल्व होगा, हर एक चीज उनको पता चल गई थी। RN काउ ये सारी सिचुएशन एनालाइज करके इंदिरा गांधी जी को भेजते थे और इसके बाद ये भी सजेस्ट करते कि अगर इंडिया ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो एयरप्लेन्स आते जाते हैं अगर अपना एयर स्पेस को ब्लॉक कर देगा तो ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। एक तो रूट तो लंबा होगा ही होगा, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी कहती है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बिना किसी रीजन के ऐसे एयर स्पेस बंद करना, या तो वॉर जैसी सिचुएशन हो तभी ये करा जा सकता है। और अगर बिना किसी रीजन के इंडिया अगर ऐसा करेगा तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होगा जिससे इंडिया को दिक्कत होगी। अब जब ये सारी बातें चल रही थी उसी टाइम पे एक ऐसा कोइंसिडेंस होता है जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनके सामने आता है। एक्चुअली हाशिम कुरैशी नाम का एक आदमी श्रीनगर से पेशावर गया था और वहीं पे उसकी मुलाकात मकबूल भट्ट नाम के आदमी से होती है जो कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है NLF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उससे बिलोंग करता था। और ये जो NLF से मकबूल भट्ट था ये हाशिम कुरैशी को इन्फ्लुएंस कर लेता है और इसकी जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन थी NLF इसको ज्वाइन करा लेता है। अब हुआ क्या था कि ये जो NLF थी इसके 36 मेंबर पाकिस्तान से कश्मीर में घुस रहे थे और उनको जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने पकड़ लिया था। अब NLF को इन 36 मेंबर्स को इंडिया की जेल से छुड़वाना था जिसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान का सारा जिम्मा जो था वो हाशिम कुरैशी को दे देते हैं लोग। प्लान ये था कि हाशिम कुरैशी इंडिया में वापस जाएगा और श्रीनगर एयरपोर्ट से एक प्लेन को हाईजैक करेगा और फिर इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके 36 लोगों को छुड़वाया जाएगा। और एज पर प्लान NLF जो था वो हाशिम को ट्रेन करके इंडिया भेज देता है। अब जैसे ही हाशिम कुरैशी इंडिया में घुसता है इसको भी एजेंसीज पकड़ लेती हैं और ये खबर RN काउ के पास पहुंचती है और जब हाशिम का इंटेरोगेशन होता है तो उसमें ये जो प्लेन को हाईजैक करके अपने 36 बंदे छुड़ाने का जो प्लान था ये प्लान RNAW को पता चल जाता है। अब RN काउ जो थे इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, वो हाशिम कुरैशी को कन्विंस कर लेते हैं और एक डबल एजेंट बना देते हैं और यहां से हाशिम कुरैशी जो था वो इंडिया के लिए काम करने लगता है। अब RN काउ का जो प्लान था उसमें हाशिम कुरैशी को कहा जाता है कि तुम इंडियन प्लेन को जैसे हाईजैक कर रहे थे उसको वैसे ही हाईजैक करना है आपको, ये प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर में ले जाना है और प्लेन के अंदर RNAW के एजेंट्स होंगे और इस प्लेन को पाकिस्तान में उतारने के बाद
36 लोगों को जेल से छुड़वाने की डिमांड करनी है और उसके साथ साथ एक चीज और करनी है, जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की भी डिमांड रखनी है। और हाशिम कुरैशी एज पर प्लान 38 जनवरी 1971 को इंडिया से प्लेन हाईजैक करके लाहौर में प्लेन उतार देता है और फिर इसके बाद हाशिम की डिमांड के हिसाब से 1 Feb 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो इससे मिलने आते हैं। और जैसे ये मिलते हैं, ये सारी फोटोज जो थी वो मीडिया में वायरल हो जाती हैं। ये है वो फेमस फोटो। अब इसके बाद इधर इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो के अंदर इस हाईजैकिंग के बारे में अनाउंसमेंट करी जाती है और इसको इंडिया पे एक अटैक की तरह देखा जाता है और इसको एक खतरा बता के इंडिया पाकिस्तान के लिए जो एयर स्पेस था वो उसको बंद कर देता है। पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड से, लेकिन उसके बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो इस हाईजैकिंग को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं पब्लिकली। तो इस बात से इंडिया का जो क्लेम था उसको और हवा मिल जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान प्लेन जो था उससे सारे पैसेंजर्स थे उनको उतारा जाता है और जैसे ही सारे लोग उतरते हैं प्लेन में आग लगा दी जाती है और ये प्लेन में आग लगने की बात की फोटो है। और जितने भी एयरप्लेन में पैसेंजर थे जिसमें RNAW के एजेंट भी थे, इनको पाकिस्तान को अमृतसर के रास्ते इंडिया पहुंचाना पड़ता है। और क्योंकि हाशिम कुरैशी मिला था RNAW से, तो जो 36 आतंकवादी थे उनको भी नहीं छोड़ना पड़ता है और एयर स्पेस जो था पाकिस्तान के लिए वो भी बंद कर दिया जाता है। ये स्टेप आर्यन काउ का एक मास्टर स्ट्रोक की तरह माना जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये फोटो देखने को मिली। अब इसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे। इंदिरा गांधी जी का नाम बहुत होता है इस चीज को लेकर। इसके साथ साथ RNAW को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है और फिर आगे चल के जब ईयर 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो उसकी जो सीक्रेसी मेंटेन करनी थी उसमें भी RNAW ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद इंडिया में कुछ इंटरनल चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से RNAW को काफी नुकसान होता है। एक्चुअली 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है। उसमें यह कहा गया कि ये जो ईयर 1971 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे ये सही तरीके से नहीं हुए थे, इसमें इलीगल प्रैक्टिसेस हुई थी इलेक्शन जीतने के लिए और इंदिरा गांधी जी के ऊपर गवर्नमेंट मशीनरी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को गलत तरीके से यूज करके इलेक्शन जीतने की बात कही जाती है। अब हाईकोर्ट का जब ये डिसीजन आता है तो ऑपोजिशन बहुत ज्यादा हल्ला करता है, बहुत प्रेशर बनाता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन चाहिए। और जो ऑपोजिशन लीडर थे वो RNAW से भी बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी RNAW का यूज करती है सारे ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ और इन सारी चीजों को लेकर काफी रैली वगैरह भी निकालते हैं ऑपोजिशन के लीडर। और फिर जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हाथ से निकलने लगती हैं तो इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगा देती हैं। इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत। ये जो इमरजेंसी थी ये ईयर 1977 तक लगी रहती है और फिर इमरजेंसी खत्म होने के बाद मार्च 1977 में मोरारजी देसाई PM बनते हैं। PM बनते ही ये एक कमेटी बना के सबसे पहले RNAW के ऊपर इंक्वायरी बैठाते हैं। ये जो कमेटी बनाई गई थी इसको महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर SP सिंह हेड कर रहे थे। इसमें RNAW को क्लीन चिट तो मिल जाती है लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं जिससे लीडर्स खुश नहीं थे। इनफैक्ट RNAW के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। इसमें ये चीजें निकल के आई कि RNAW ने एक स्पेशल डेस्क बनाई थी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से। इसका काम था ऑपोजिशन लीडर जो थे इंडिया के अंदर वो आउटसाइड इंडिया क्या एक्टिविटी करते हैं उस पर नजर रखना और इसमें ये पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें करते थे ऑपोजिशन लीडर्स की। और इस बात को फॉर्मर RNAW काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड B रमन ने भी अपनी बुक में बताया। इन्होंने कहा कि उनको लैला फर्नांडिस जो कि जॉर्ज फर्नांडिस की वाइफ थी उनके ठिकाने के बारे में पता लगाने को कहा गया था। तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी इसके बाद मोरारजी देसाई का माइंडसेट बन चुका था कि RNAW इंदिरा गांधी जी के हिसाब से ही चलती थी और ये जो परसेप्शन बना था इस परसेप्शन का नुकसान आर्यन काउ को हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। कई ऐसी चीजें हुई थी जो आर्यन काउ को पसंद नहीं आई थी। जैसे एक बार साउथ ब्लॉक की मीटिंग चल रही थी, उसमें जैसे ही आर्यन काउ घुसते थे उनको कुछ लोगों ने मर्डर नाम से बोलना शुरू कर दिया था जिसको लेके आर्यन काउ काफी गुस्सा हो गए थे और आर्यन काउ का जो सर्विस का टाइम बचा था उसमें उनको जबरदस्ती लीव पे भेजा जाने लगा था। अब इधर आर्यन काउ के हेड के साथ ये सारी चीजें हो रही थी और एट द सेम टाइम पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था जिसके ऊपर RNAW का जो नेटवर्क था वो ऑलरेडी काम कर रहा था। लेकिन इंडिया के अंदर आर्यन काउ का जो ह्यूमिलिएशन चल रहा था उसके चक्कर में आर्यन काउ ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। अब एक तरफ RNAW के हेड रिटायरमेंट ले रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे RNAW के जो एजेंट्स हैं वहां से इंटेल आ रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पे काम कर रहा है, उसको रोका जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ
पीएम जो है वो उल्टा आरएनएडब्ल्यू की स्ट्रेंथ को कम कर रहे थे। उन्होंने आरएनएडब्ल्यू के कई वर्टिकल्स हटा दिए थे और आरएनएडब्ल्यू के इंडिया के बाहर के जो ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले थे उन सबको रोक दिया था। हालत ये हो गई थी कि आरएनएडब्ल्यू के जो एम्प्लॉइज थे जिनको निकाल दिया गया था वो गुस्से में आके मीडिया को जाके इंटरव्यू देने लगे थे गवर्नमेंट के खिलाफ और आरएनएडब्ल्यू की जो बातें थी वो पब्लिकली रिवील होना शुरू हो गई थी। इसी इंसिडेंट की वजह से आगे चल के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1985 पास किया गया था। इसमें यह था कि कोई भी आरएनएडब्ल्यू का एम्प्लॉय जो है अगर वो मीडिया में जाएगा तो ये क्रिमिनल ऑफेंस की तरह काउंट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि नई गवर्नमेंट बनते ही आरएनएडब्ल्यू को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और एट द सेम टाइम आरएनएडब्ल्यू के न्यू हेड और पाकिस्तान में बैठे आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स पाकिस्तान की एक्टिविटीज को ट्रेस कर रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि आरएनएडब्ल्यू के एजेंट नोटिस करते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट रावलपिंडी के पास एक एरिया है जहां पे खान रिसर्च लैबोरेटरी थी, वहां डेली जाते थे और शाम को सेम टाइम पे वापस निकलते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ मिलिट्री हेड थे उनको भी वहां जाते हुए देखा। तो जो वहां पे इंडियन एजेंट्स थे उनको शक हुआ कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है इस लैबोरेटरी में। अब ये सारी डिटेल्स आरएनएडब्ल्यू के हेडक्वार्टर में पहुंचती है तो उनको डाउट होता है कि पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अब उस टाइम पे इस चीज को कंफर्म करने के लिए किसी एजेंट को उस लैब के अंदर प्लांट करने का टाइम नहीं था। तो पाकिस्तान में जो इंडियन एजेंट्स थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे भी करके जो साइंटिस्ट हैं इनकी एक्टिविटी ट्रैक करने का ट्राई करो, उनकी कोई भी ऐसी चीज निकालने की कोशिश करो जिससे कंफर्म करा जा सके कि इस लैब के अंदर न्यूक्लियर से रिलेटेड काम चल रहा है। अब इसके बाद इंडियन एजेंट्स जो थे वो इन साइंटिस्ट को रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे ये एक बार्बर शॉप थी वहां पे बाल कटवाने जाते थे। तो ये एजेंट उसी बार्बर शॉप में जाके अपने रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं और जिस दिन साइंटिस्ट वहां पे बाल कटवाते हैं इंडियन एजेंट्स उनके बाल उठा के ले आते हैं और फिर इंडिया भेज देते हैं। अब इंडिया के अंदर जब ये बाल पहुंचते हैं तो इनके बालों की टेस्टिंग होती है तो उसमें न्यूट्रिनो रेडिएशन बहुत ज्यादा मिलती है जिससे कंफर्म हो जाता है कि खान रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट का काम चल रहा है। इसके साथ साथ इंडियन एजेंट्स को एक और सक्सेस मिलती है। सेम वीक में इनको लैब में काम करने वाला पाकिस्तान का एक एजेंट मिल जाता है जो $10,000 में पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था इसके ब्लूप्रिंट की कॉपी देने को रेडी हो जाता है। अब लेकिन ये जो $10,000 थे एजेंसी अपनी तरफ से नहीं दे सकता था, इसके लिए अप्रूवल चाहिए था पीएम से। अब पीएम के पास जब ये बात पहुंचती है तो पीएम इसके लिए मना कर देते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और अगर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे तो इसमें इंडिया का नाम उछलेगा। आरएनएडब्ल्यू जो थी वो उस टाइम पे इजराइल की मोसाद के साथ मिलकर काम करती थी। दोनों एजेंसीज जो थी वो अपने इंटेल जो थी वो शेयर करती, तो इजराइल को भी इसके बारे में पता चल जाता और इजराइल के लिए भी एक खतरा था। तो इजराइल इस खान रिसर्च लैबोरेटरी पे अटैक करने का प्लान बनाता है, लेकिन इजराइल से पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा थी तो इसके लिए वो इंडिया को रीच आउट करता है कि इजराइल से ये लोकेशन दूर है, रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इंडिया अगर रीफ्यूलिंग के लिए अलाउ कर दे तो इजराइल न्यूक्लियर टेस्ट को रोक देगा। लेकिन मोरारजी देसाई इसके लिए भी मना कर देते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की धरती से एक अटैक की तरह माना जाएगा, तो ये प्लान भी होल्ड हो जाता है। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जनरल जिया उल हक और मोरारजी देसाई, इनके रिलेशन अच्छे थे, फोन पे भी इनकी बात होती थी। तो एक दिन मोरारजी देसाई जो थे वो नाराज होकर बोल देते हैं फोन पे कि आप जो कर रहे हैं वो हमें पता है, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि आप खान रिसर्च लैबोरेटरी में क्या क्या कर रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। अब ये बात सुनते ही जिया उल हक के होश उड़ जाते हैं कि इतनी अंदर की डिटेल्स कैसे पता है इन लोगों को। इसका मतलब है कि कोई अंदर है जो मिला हुआ है। और इसी इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर तुरंत जितने इंडिया के एजेंट्स थे उनको ढूंढने का काम स्टार्ट हो जाता है और पाकिस्तान की इस पूरे सर्च ऑपरेशन में आरएनएडब्ल्यू के सबसे ज्यादा एजेंट्स जो थे वो शहीद हुए थे। आरएनएडब्ल्यू ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक तो नहीं पाता है पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो डिले हो गया था क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे डेवलपमेंट के सिस्टम को ही चेंज कर दिया था। और फिर आगे चल के इंडिया और पाकिस्तान में पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने के लिए मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान, जो कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जाता है। अब इसके बाद 14 जनवरी 1980 को आरएनएडब्ल्यू के लिए चीजें फिर से सही होने स्टार्ट होती हैं। इस दिन इंदिरा गांधी जी दोबारा से पीएम बनती हैं और इसके बाद आरएनएडब्ल्यू को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने का काम स्टार्ट किया जाता है। जो टोटल स्ट्रेंथ थी आरएनएडब्ल्यू की उसको बढ़ा दिया जाता है। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाती है जो दुनिया की एजेंसीज यूज करती थी। साइबर टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गैजेट्स, इन सब की ट्रेनिंग करवाई गई एजेंट्स को बाहर के देशों में भेज के। ओवरऑल बजट जो था आरएनएडब्ल्यू का उसको भी बढ़ा दिया गया था। अब इंदिरा गांधी के पीएम बनने के एक साल बाद ही ईयर 1981 में आरएन काओ को वापस बुला के सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल दिया जाता है। ये वो टाइम था जब आरएनएडब्ल्यू और एजेंट्स दोबारा से एक्टिव हो चुके थे और इसी पर्टिकुलर टाइम पे आरएनएडब्ल्यू की मदद से इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था 70 किलोमीटर का पहाड़ी एरिया सियाचिन ग्लेशियर, इस पे कंफ्लिक्ट हो गया था। ये जो एरिया था यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसको क्लेम करते थे। इस एरिया की कंडीशन काफी एक्सट्रीम थी, -50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, तो बहुत
अलग तरीके के अरेंजमेंट करने होते थे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो विवाद तो इस एरिया में काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन ईयर 1984 में RNAW की वजह से इस एरिया की जो सिचुएशन थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। तो होता क्या है कि RNAW के जो एजेंट्स थे उनका नेटवर्क लंदन में तो ऑलरेडी था, लेकिन वो और स्ट्रांग हो चुका था। ये लोग पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स वगैरह होते थे उन पे नजर रखते थे, और उसी एरिया में एक गारमेंट की शॉप थी जो एक्सट्रीम वेदर के लिए कपड़े बना के देती थी। अब एक दिन क्या होता है कि एजेंट के पास इंटेल आता है कि पाकिस्तान ने इस गारमेंट शॉप से 150 लोगों के लिए थर्मल कोट्स, पैंट्स, टेंट्स, आइस शूज का ऑर्डर किया है जो -50 डिग्री तक सर्वाइव कर सकें। अब इंडियन एजेंट्स जो थे उनको ये चीज थोड़ी ऑड लगती है, ये इंटेल वो आगे शेयर करते हैं। तो मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये चीज सामने आती है कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के लिए कुछ प्लान कर रहा है। अब यहां से इंडिया एक प्लान बनाता है। लंदन के अंदर जो एजेंट्स बैठे थे उनको इस गारमेंट कंपनी के पास भेजा जाता है, और एजेंट्स इस कंपनी से बात करके अपनी पकड़ यहां पे बना लेते हैं। और कितने ऑर्डर प्लेस हुए पाकिस्तान की तरफ से, डिलीवरी डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जो एजेंट्स थे लंदन के, वो RNAW के कश्मीर स्टेशन के हेड विक्रम सूद को देते हैं। विक्रम सूद लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम एन हून के साथ मीटिंग करके सारी डिटेल शेयर करते हैं, और इसके बाद सियाचिन के ऊपर इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन सियाचिन की जो कंडीशन थी वो नॉर्मल नहीं थी, तो प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम लग रहा था। तो एजेंट्स के थ्रू इस गारमेंट कंपनी को कॉन्टेक्ट किया जाता है, और जो डिलीवरी डेट थी उसको एक्सटेंड कराया जाता है ताकि प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल सके। और फिर सारी तैयारियों के साथ 13 अप्रैल 1984 की मॉर्निंग को इंडियन आर्मी 300 जवानों को एयरलिफ्ट करके सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंचा देती है, और तब से लेके आज की डेट तक सियाचिन इंडिया के पास है। पाकिस्तान की आर्मी जब तक वहां पे पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया था उस टाइम पे, और इसके लिए RNAW को आज की डेट तक अप्रिशिएट किया जाता है। इसके बाद भी RNAW का जो फोकस था वो कश्मीर के इलाकों में बहुत ज्यादा हो गया था। RNAW जो था वो ARC एविएशन रिसर्च सेंटर के थ्रू पाकिस्तान की एक्टिविटी टाइम टू टाइम ट्रेस करता रहता था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी एजेंसी से कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से कारगिल में हमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। एक्चुअली सितंबर 1998 में RNAW के एजेंट्स जो ब्रसल में थे उनको वहां पे एक इनपुट मिलता है कि ब्रसल में एक बड़ी कंपनी से पाकिस्तान ने 50,000 बूट खरीदे हैं। लेकिन इस इनपुट को जब आगे भेजा गया तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया। ये बूट्स एक्चुअल में कारगिल की लड़ाई के लिए खरीदे गए थे। फिर इसके बाद सेम मंथ सितंबर 1998 में पाकिस्तान ने कारगिल के अपोजिट एरिया में अचानक से आर्टिलरी और मोटर रेजिमेंट जो थी वो बढ़ा दी थी। इसकी डिटेल भी आगे भेजी गई, लेकिन DGMI ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से बॉर्डर पे ये सारी चीजें की जा रही होंगी, जबकि जो इंटेल था उसमें स्पेसिफिकली कारगिल का नाम मेंशन था। और यही नहीं, इसके ठीक एक महीने बाद अक्टूबर 1998 को पाकिस्तान आर्मी रिमोटली पिलोटेड व्हीकल के थ्रू कारगिल एरिया का सर्वे करवाना स्टार्ट कर देती है, और इस चीज को भी इग्नोर किया जाता है। और उससे भी बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर यह था कि सेम टाइम पे पाकिस्तान ने फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया FCNA रीजन में 2 नई बटालियन खड़ी कर दी थी, जबकि RNAW ने अपनी अप्रैल 1998 से मई 1999 की जो रिपोर्ट थी इसमें इस पूरे एरिया में कोई चेंजेस नहीं बताए थे। इंडियन आर्मी को डायरेक्ट कारगिल के मैदान में पता चला कि 2 और नई बटालियन उनके अगेंस्ट में खड़ी हैं, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था आर्मी के लिए। इनफैक्ट BSF ने भी एजेंसीज को रिपोर्ट सबमिट की थी कि 500 मिलिटेंट जो हैं वो कश्मीर में भेजे जा रहे हैं और अंडरग्राउंड बंकर बन रहे हैं। तो ऐसे करके टोटल 45 इनपुट्स मिले थे, जिनमें से सिर्फ 11 इनपुट ही ऊपर तक पहुंचे थे। बाकी सारे इनपुट एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं बना पाए। ऊपर से इस क्रूशियल टाइम में ARC एविएशन रिसर्च सेंटर, जिनको इस पूरे एरिया की मॉनिटरिंग करनी थी, उसने अपना प्लेन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे उनको घूमने के लिए दे दिया। ये जितने भी इनपुट मिले इनको सही टाइम पे पकड़ा नहीं जा सका, जिसकी वजह से कारगिल वॉर में इंडिया का बहुत नुकसान होता है और इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स शहीद होते हैं। हालांकि इस पूरी लड़ाई के दौरान RNAW ने बहुत मदद की टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करके। इनफैक्ट RNAW ने पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की पूरी फोन कॉन्वर्सेशन ही रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन बाकी जो इंटेल थे वो अगर पहले से पता होते तो इतना नुकसान नहीं होता इंडिया का। इसीलिए जैसे ही कारगिल वॉर खत्म होती है 3 दिन के अंदर ही 29 जुलाई 1999 को इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर कंट्रोल, डिफेंस मैनेजमेंट सबकी इंक्वायरी के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई जाती है और 15 दिसंबर 1999 को यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें कहां-कहां पे लूप होल थे, कहां-कहां किस-किस एजेंसी से गलती हुई, ये सारी चीजें मेंशन की गई। और उस दिन के बाद से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया गया। रिपोर्टिंग जिसकी जैसी थी वैसी ही रखी गई। जैसे RNAW की डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो थी वो PM को रहती थी, तो सब कुछ वैसे ही रखा गया, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन सही से हो और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सही रहे, इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC बनाई गई ताकि सारी एजेंसीज और डिपार्टमेंट
कोऑर्डिनेटेड रहें और तुरंत एक्शन लिया जा सके। एक एजेंसी को अगर कोई इंटेल यूजलेस लग रहा है तो दूसरी एजेंसी के लिए शायद वही इनपुट बहुत ही यूजफुल हो। इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया गया कि आगे ऐसी गलतियां ना हो। यह है इसका स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर पीएम रहते हैं, इसके नीचे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी, ये एनएससी के मेंबर होते हैं। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है ये 3 टियर मॉडल पे ऑपरेट करती है। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी जिसमें आरएनएडब्ल्यू, आईबी ये सब एजेंसीज होती हैं। ये डेटा और इनपुट इकट्ठा करते हैं अलग अलग चैनल से। ये डेटा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जो सिचुएशन एनालाइज करते हैं। फिर ये डेटा स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप में जाता है जिसमें हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ये स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन एनएससी के पास जाती है और पीएम के इनपुट और अप्रूवल के बाद प्लान ऑफ एक्शन होता है। इसमें एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे अजीत डोवाल जी हैं, ये एनएससी, एसपीजी, एनएसएबी तीनों का पार्ट होते हैं जो कि इंडियन सिक्योरिटी के बारे में डायरेक्ट पीएम को एडवाइस करते हैं और आज की डेट तक ये मॉडल फॉलो होता है। आई एम श्योर आप एजेंट रविंद्र कौशिक, मुंबई अटैक में जो आरएनएडब्ल्यू का रोल था, आरएनएडब्ल्यू में जो सीआईए एजेंट आ गया था, पार्लियामेंट अटैक में जो आरएनएडब्ल्यू का रोल था, वो भी जानना चाहते होंगे। लेकिन इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।